आखिरकार समाधान कहाँ पर है? तो समाधान है वो सत्ता से ही होने वाला है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो पैटर्न बन चुकी है कि एक बार वोट करने के बाद मतदाता अर्जदार बन जाता है, इसलिए बदलने के लिए वोट ही पावर है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है, जूझने की मानसिकता बनानी पड़ती है। इसलिए देश भर में अलग अलग जो गलत काम हो रहे हैं इन पर संघर्ष होते हैं, और संघर्ष जो कर रहे हैं देश में, वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन इनके जो नेतृत्व जो गिने चुने लोग कर रहे हैं, इनमें से एक जो हरियाणा की भूमि पर बहुत दमदार काम को डेवलप कर रहे हैं, ऐसे बल्हारा जी, ठीक है ना, देवेंद्र बल्हारा जी आपके बीच में, हमारे बीच में है। आज का जो विषय है, मुझे जब तक जानकारी है कि अगले चरण में क्या कर सकते हैं, पूरे देश में जितने भी सक्रिय हैं ऐसे सभी को जोड़कर जो कुछ हो सके इसके बारे में कुछ प्राइमरी बातचीत और कोई ऐसी बात होगी कि अगले चरण में क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज सोचने के लिए हम बैठे हैं। हमारे बीच में इनका स्वागत है। अगले चरण की बात वही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, मेरे ख्याल से षड्यंत्र पे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है ना, सब जागे हुए हैं और सभी वो और सबको पता है। जो मुख्य बिंदु पे ही आ जाते हैं सबसे पहले, फिर बाद में अपनी व्यक्तिगत चर्चाएं हो जाएंगी, कुछ सवाल जवाब होंगे तो वो हो जाएंगे। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से क्या करें, ये एक सवाल सबके सामने है। और पिछले 3 दिन से ही कहूँगा मैं, 2 दिन से नहीं, क्योंकि परसों से मैं आया हुआ हूँ यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में। तो 3 दिन से संजीव भाई हैं, जीतू भाई हैं, मालवी है, ये सब लगे हुए हैं ऐसे लोगों को चैनलाइज करने के लिए जो लोग इसी फ्रीक्वेंसी पे सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे उम्मीद है कि ये समाज में थोड़ा बहुत ऐसी जगह पर बैठे हैं कि इनकी बात को मास सुनता है, तो उनसे भी संपर्क करें और देखें कि इससे कुछ समाधान हो जाए। और हमारे ग्रुप में आपको याद हो तो सुशील नरवाल बोला करते हैं कि अपनी अपनी कैसेट चढ़ी हुई है सबको, सबकी अपनी कैसेट है। मतलब जो जिस संगठन को या जिस विचारधारा को लेके पिछले 8-10 साल से चला हुआ है, उसकी कैसेट उसी दिशा में है, और हर किसी को यह लगता है कि वही देश की रक्षा कर रहा है, वही देश को बचा रहा है, ऐसा महसूस होता है। जबकि असलियत यह है कि केवल एक पहलू पे काम करके तो हम मतलब देश को बचा ही नहीं सकते। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको छुए बगैर आप मतलब देश की संपूर्ण रक्षा संभव होगी। तो वो तो इस तरह से हो जाएगा जैसे नाव में छेद हो जाने वाला काम हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो जो ये गुरुकुल का जो मैंने वातावरण देखा ना, प्रांगण, ये बड़ा अल्टीमेट लगा मुझे। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, कि जैसे लेप है, गोबर का लेप है ना, गायें अपनी पाल रखी हैं, सारा कुछ हाथ से बनाना यहाँ पर सिखाया जा रहा है, बहुत गजब है। और ऐसे गुरुकुल की कल्पना हम लोग कल्पना में ही हैं, यहाँ पहले से ऑलरेडी है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है जीतू भाई और संजीव भाई, जो भी लोग यहाँ के इसको संभाल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ ये दूसरा गुरुकुल जो है हाँ, बच्चियों का चलता है। हाँ, गुरुकुल का 350 लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनके पाएंगे। आज बहुत बढ़िया। दूसरा, अब जब उन लोगों से मुलाकात हुई तो एक चीज़ समझ में आई कि अगर और मुझे कल 2-3 लोगों ने बोला भी था, कल एक मीटिंग के दौरान आप में से ही बाहर आकर के मुझसे बात करी किसी ने, तो उन्होंने कहा गुजरात में अभी हम बहुत पीछे हैं और गुजरात में अभी क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है केवल, कि गुजरात के लोग घर से बैठ के क्रांति करने की सोच रहे हैं।
वो वो जो वो जो बनिया कल्चर है ना, वो टॉप में है यहाँ पर। सभी को पैसे बचाने की चिंता है, सभी को ये चिंता है कि दुकानदारी खराब ना हो जाए, इसलिए वो क्रांतिकारी को सपोर्ट तो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो डरे भी हुए हैं, उनको पता भी चल चुका है कि षड्यंत्र हो रहा है, सरकार में बैठे हुए लोगों को भी पता है कि षड्यंत्र चल रहा है, और वो इससे भागना भी चाह रहे हैं, बचना भी चाह रहे हैं। बस उनको आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें और भरोसा करके उसके सर पे हाथ रख सकें। ये सबसे मुख्य बिंदु मुझे समझ में आया जो गुजरात के अंदर क्रांति कम होने का। और दूसरी एक चीज़ को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि बाहर से कोई नहीं आएगा आपका घर बचाने के लिए। अगर कोई इस उम्मीद में है कि जनता सरकार मोर्चा बचाएगा या देवेंद्र बलहारा बचाएगा या कोई और बचाएगा या कोई नीलेश ओझा या कोई बिशुर राय चौधरी, कोई भी नहीं बचाएगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को बचाने में दौड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है हम देश बचाने के लिए दौड़ रहे हैं? असली बात तो यह है हम अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो आपके बच्चों की बात करना हमारी मजबूरी हो रखी है, क्योंकि आपके बच्चे बचेंगे तो उसी समाज में मेरा बच्चा भी बच जाएगा। हमें यह बात समझ में आई हुई है कि आपके बचे बिना मेरा बचना संभव नहीं। जैसे गुरुकुल की इस प्रणाली में आपने तो समझा ही होगा कि एक भी आदमी दूसरे आदमी से कंपटीशन करके जीत नहीं सकता, बट वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन के जीत सकता है। सहभागी बन के हम कितनी बड़ी लड़ाई जीत लेंगे, कॉम्पिटिटर बन के नहीं जीत सकते, प्रतियोगी बन के नहीं जीत सकते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि आपके बचने में ही मेरा बचना है, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने लोगों को देना होगा और खुद भी समझना होगा। मैं समझता हूं जितनी भयानक दौर हमारा इंतजार कर रहा है, ये तय है अगर हम ऐसे ही चलते रहे जैसे चल रहे हैं, या जैसे जिस हाल में अभी हैं कि हम दौड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप चुप हैं। आप इन द सेंस जो भी चुप हैं यहाँ इस टाइम पे भारत में या दुनिया में, अगर ऐसे ही चलते रहे तो विनाश तय है। बहुत भयानक दौर है हमारे बच्चों के लिए। लेकिन अगर हमारे जो संख्या है वो बढ़ती रही तो हमारी हिम्मत बढ़ती रहेगी, हिम्मत बढ़ती रहेगी तो प्रयास बढ़ते रहेंगे, और प्रयास बढ़ते रहेंगे तो ये भी तय है कि उनका बनाया हुआ सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अब वो ध्वस्त करने के लिए आपको अपना संख्या बल तो बढ़ाना ही होगा। और यकीन मानिए, आप जब निकलेंगे ना, जब आप समाज में निकलेंगे ना, तो आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। हम जब चले, मैं आपको बताता हूं, जेल से निकलने के बाद बैठे हम, सुशील था मेरे साथ में, धर्मवीर थे, धर्मवीर बलहारा मेरे साथ में थे, और एक मेरा दोस्त है कश्मीर, वो था हैं, करमू तो घर चला गया था। और उसके बाद बैठे जब हम, तो बैठ के हमने ना ये प्लान किया कि यार अब करें क्या। तो हमारे साथी ने एक ने दिया, संगठन बनाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताओ कैसे बनाएं। तो उसने बोला अभी बहुत दुनिया आपके लिए जिलो जान से मतलब मरने के लिए तैयार है, पूरे भारत में क्रांति जगी हुई है, क्योंकि हमारी एक एक वीडियो जो पहले कोई देखता नहीं था, उस वीडियो को देखते देखते 10-10 घंटे में 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ लोग देख रहे थे। 10 मिलियन, 20 मिलियन नॉर्मल बात हो गई थी लोगों का देखना। तो मैं कहा करोड़ों में बात अगर गई हुई है तो लोग बड़े जागरूक हो गए होंगे फिर तो भाई, फिर तो बड़ी हिम्मत आ गई होगी लोगों में। मेरी हिम्मत आई मेरे में, मखा हाँ भाई अब तो करेंगे काम, कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, निकलने के बाद बहुत से लोग जो हैं चुपचाप मेरी जेब में पर्चियां डाल के गए हुए थे, भाई बाद में पढ़ लेना, अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे। कुछ मेरी माँ को पकड़ा के गए हुए थे, कुछ मेरी बीवी को पकड़ा के गए हुए थे पर्चियाँ। उन पर्चियों में लिखा हुआ था आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। किसी पर्ची में लिखा था आपको धन की ज़रूरत पड़े तो बताना, आपको
मतलब आपके लिए जान भी हाजिर है, आपके लिए दिलो जान से हाजिर है, ऐसा करके बड़ा लिखा हुआ था। तो मैंने वो पर्चियां रखी सारे संगठन के सामने, अपने लोगों के सामने, जो 3-4 लोग थे हम। मैंने कहा ये लोग हैं भाई, तो ये लोग हमको पैसा भी देंगे, ये लोग हमको मदद भी करेंगे। तो बोले फिर चलो इनसे संपर्क करते हैं। फिर मैंने कहा लेकिन एक बात सोच लेना, जो आदमी तुमको पैसा देगा वो तुमको अपने इशारों पे भी चलाएगा। अगर तुमको आज एस्टेब्लिश करने के लिए किसी ने तुमको 10 लाख रुपया पकड़ा दिया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पकड़ा दिया, तो वो तुमको कल मीटिंग में ले जाते टाइम बोलेगा कि भाई यहाँ पर तुम मोदी की खिलाफत नहीं करोगे, यहाँ पर तुम इसकी खिलाफत नहीं करोगे, यहाँ तुम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलोगे, यहाँ राहुल गांधी का आदमी बैठा है, यहाँ संघ का आदमी बैठा है, यहाँ अरविंद केजरीवाल के लोग बैठे हैं, तो तुम्हें यहाँ नहीं बोलना है, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। मैं कहा लेकिन मैं तो बोल चुका हूँ पहले ही। क्या वो पहले बोल चुके हो पर इनको नहीं मालूम है? मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे तो करके मान लो एक आम आदमी पार्टी का आदमी मुझे 20 लाख दे दे, एक बीजेपी का दे दे, एक कांग्रेस का दे दे, एक तृणमूल कांग्रेस दे दे, एक बसपा दे दे, ऐसे करके मेरे पास तो करोड़ हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ किसके खिलाफ होगा फिर? क्योंकि मेरे गांव का, मेरे देश का आम आदमी को तो इमीडिएट दुश्मन यही नजर आता है, उसको नहीं समझ में आ रहा वो अदृश्य दुश्मन ना, जिसको हम बात इल्यूमिनाती कहें या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, उसे नहीं आ रहा है समझ में। उसको तो सामने ये नजर आ रहा है कि तेरी सरकार में बैठा ये आदमी, देखो ये अफसर तेरी जात का था, इसने तेरे को जबरदस्ती तेरे घर में घुसा, ये तेरे धर्म का था, इसने तेरे साथ जबरदस्ती करी, ये तेरी पार्टी का था, ये तेरे संगठन का था। मतलब आपके जात का, धर्म का, पार्टी का, संगठन का कोई आदमी ऐसा नहीं था सरकार का जिसने तुम्हारे ऊपर जाति नहीं करी है, तो तुम फिर किसके खिलाफ बोलोगे? तो भाई फिर पंगा हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, मान लो इन 200 लोगों को या इन 100 लोगों को मैंने बुला के अपने आसपास खड़ा कर लिया कि उनमें से किसी एक को मेरी सुरक्षा की चिंता थी, तो उसने कहा कि आपकी सुरक्षा के लिए हम जो हैं आपको मैन पावर देंगे, 8-10 लोग आपके आसपास चारों 24 घंटे रहेंगे। मैंने कहा भाई मेरी जान किसी और के बच्चे की जान से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है? भाई वो 5-7 आदमी जो तुम बच्चों को तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए जान देंगे, क्यों देंगे भाई? इसका मतलब ये है कि समाज हमारा इतना कमजोर हो गया कि उसका डर नहीं है सरकार को। इसका मतलब तो कि देवेंद्र को कोई मार जाए चलता फिरता तो समाज मतलब बुज़दिलों की तरह फिर घर में घुस जाएगा। इसका मतलब तो फिर क्या फायदा ऐसे समाज के लिए लड़ने का? भाई जिसको अगर मेरे मरने की चिंता मुझे ही करनी होगी तो और मैं कह रहा हूं कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसे समाज के लिए लड़ने का क्या फायदा जो मेरे मरने के बाद चुपचाप घर में बैठा रहे? और अगर ऐसा समाज जो मेरे मरने के बाद क्रांति कर देगा, फिर तो मरने का फायदा भी है, नुकसान कोई नहीं। तो मैं सुरक्षा तो नहीं लूंगा, पैसे भी मैं इनसे नहीं लूंगा, क्योंकि किसी से मोटा पैसा लेकर के उसके हिसाब से आंदोलन चलाने का मतलब तो आप फिर वही कंट्रोल्ड अपोजिशन हो गए। तो हमने अपने लोगों को बोला भाई पहले उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जिनके दिल में सच्ची आग है। जो आप लोगों को मैंने बोला कि आप घर से करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कोई घर से निकला ही नहीं है, तो इसीलिए तो हम निकल चुके थे, हम निकले हुए थे। किसान आंदोलन में भी 1 साल पहले से लगा हुआ था, फिर एजुकेशन के मुद्दे पे लोगों को जगाने 6 साल से दौड़ रहा था। वो तो दौड़ ही रहा था मैं, उस दौड़ में से मुझे उस फ्रीक्वेंसी के लोगों को समझना था, समझाना था, पकड़ना था जो इसी एंगल पे सोचते हैं। हम निकले, हमने ओपन कॉल दी कि हम इस तारीख को फलां जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और वहां अगली रणनीति और अगला कदम हम तय करेंगे, क्योंकि हमने समाज का एक पक्ष तो मजबूत करना था ना, कि जो किसान आंदोलन में किसान नेता लड़ाई लड़ रहे थे, पहले हमने उनसे बात करी जाके कि जी ऐसा है दादाजी, बताओ जी जो भी बात है कि ये चक्कर है, आपको पता तो लग ही गया होगा, अब सरकार हमको रगड़ने का प्लान कर रही है, तो कल को अगर सरकार हमें पकड़ के दोबारा से कई षड्यंत्र ना रच दे, इससे बचाने के लिए आप लोग हमारे साथ दे देंगे क्या? हमें आपसे और साथ कुछ नहीं चाहिए, आपको आवाज़ बुलंद करनी है बस। बोले कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे में हिम्मत आई तो हमने जनता सरकार मोर्चा का गठन कर दिया कि हमने ऐसा संगठन बना दिया जिसका कोई प्रधान नहीं, जिसका कोई मतलब चौधरी नहीं। भाई आप अगर आवाज़ उठा रहे हो समाज का
समाज के लिए आवाज उठा रहे हो तो आप जनता सरकार मोर्चा हो, आप ही हो, मैं नहीं हूं या मेरा संगठन नहीं है, आप ही का संगठन। और चले, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जितनी वो पर्चियां थी हमारे पास, आज तक वो पर्चियों वाला एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। फोन करके हमने नहीं बुलाया, मेरी लड़की का ब्याह थोड़ी है कि मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। भाई जमीर की लड़ाई है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, समाज को बचाने, इसमें न्योता थोड़ी देना पड़ेगा। इसमें कहते जिसके भीतर में आग है वो अपने आप उठ के आएगा। जानकारी होनी चाहिए बस। कितने सारे लोग हैं केवल जानकारी के लिए सुन करके आप लोग आ गए। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि वहां तो ये संजीव शर्मा जा रहा है मैं तो नहीं जाता, वहां तो ये जा रहा है ये तो मैं तो नहीं जाता, वो जाएगा तो वो फिर इसका मतलब वो लड़ाई में शामिल योद्धा नहीं थे, वो एक मौका देख रहे थे और हो गया काम खत्म। मेरा ये बात बताने के पीछे क्या कारण था? ये बताने के पीछे एक कारण था कि हो सकता है आपने शुरू में जब इस षड्यंत्र का पता लगने के बाद किसी से बात की होगी, बात करने से पहले आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि मैं इससे बात करके देखता हूं, ये तो बात को पक्का समझेगा, और उससे बात की और वो समझ में आई नहीं, हताशा हो गई। दूसरे से पूछा, दूसरे से भी नहीं हुई, तीसरे से पूछा, तीसरे से भी नहीं हुई, और जब आपने 10, 20, 50 लोगों से बात करी और वो सारे के सारे आपकी बात समझने से मना कर गए, तो अंदर निराशा आ गई, हताशा आ गई कि कोई समझने को तैयार ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोचकर बैठ गए हो कि कोई समझने को तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है कि आप अपने सर्कल से बाहर नहीं निकले। उसकी सबसे बड़ा कारण क्या है? आदमी बात करेगा तो किससे करेगा? सर्कल से करेगा। हमने बात किससे करी? सर्कल से बाहर करी। हमने सर्कल में किसी से करी नहीं, हम तो पिछली गली में चले गए बात करने। अब उनको लगा बाहर का कोई आदमी आया, बात करते हैं, 2-4 ने बहस करी, 2-4 जगह तो बहस इतनी बढ़ गई कि मुक्का मुक्काई पे बात आ गई। तो मैं कहा भाई यहाँ माफ कर दे, इससे आगे नहीं लड़ाई होगी, कोई बात नहीं, तुझे नहीं समझ आ रही है। कि सर्कल से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद अगर मैं आपको क्रांतियों का, आंदोलनों का और बदलावों का अगर इतिहास अगर आप दौड़ाएंगे और उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कि अगर किसी जनसंख्या के केवल 3% लोगों को एक बात समझ में आ जाए, समझ में भर आ जाए, मैं नहीं कहता 3% को सड़क पर उतरना होता है, 3% को समझ में आ जाए और जनमानस को उसे वो बात करने लग जाए तो क्रांति चुटकी भर में आ जाएगी। तो मैं तो केवल एक बात का ध्यान रखता था कि अगर मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूं ना, उनमें से अगर एक को समझ आ रही है तो अभी मेरे प्रयासों में कमी है, एक को भी नहीं आई तो अभी प्रयास नहीं हुआ, मतलब ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। एक को आई तो कमी है, 2 को आई तो कमी है, 3 को आई तो ठीक है, 4 को आई तो बढ़िया है, 5 को आई तो आज की दिहाड़ी पूरी हो गई। दिन में अगर 100 लोगों से बात करी, 5 को समझ आ गई, 5% पे पहुंच गए, बल्ले बल्ले हो गई। मैं इतने में बल्ले बल्ले करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये उम्मीद हो कि तेरे फायदे की बात बता रहा हूं यार, तेरे को तो समझ में आनी चाहिए। ये उम्मीद बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका फर्ज क्या है अपने समाज के प्रति, कि आपको समझ आया, आपने उसको समझाया, आपने उसको बताया, बताते ही आपका कर्तव्य पूरा हो गया और आपको इसी में संतुष्टि कर लेनी है कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है ना। नहीं आया रिजल्ट, क्या इसका मतलब यह है कि कुदरत अभी कुछ और करवाना चाह रही है, या मेरे जरिए नहीं होना होगा, किसी और के जरिए होना होगा। क्या पता किसके जरिए क्या करवाना है कुदरत ने, वी नेवर नो ना, हमें नहीं मालूम है। भाई ये वाली बातचीत जो हुई, मान लीजिए ये अगर मीडिया में हाईलाइट होने से या गिरफ्तार होने से अगर क्रांति की शुरुआत होनी होती तो फिर हमारे यहाँ तो बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं उस दौरान में, बहुत से लोगों पर केस लगे हैं उस दौरान में, बहुत से लोगों ने मीडिया में और सोशल मीडिया में चलाया है। तो जब हम ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, मैं एक दिन बात कर रहा था इस पे सुनील के साथ में,
मैं उसको बोल रहा था, मैं कहा यार सुनील, अपनी इस गिरफ्तारी में एक चीज पता है कितनी कमाल हुई है? एक तो ये हुआ है कि हमने ना बाहर निकलने के बाद किसी से डोनेशन ही नहीं मांगी। हमने प्लान ये किया, बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं कि यार खर्चा कैसे चलेगा। मान लो मैं 24 घंटे अपना घर छोड़ दूंगा तो मेरे घर में रोटी कैसे जाएगी? मैंने तो बचत ही नहीं करी, मैं तो जीरो सेविंग पे चल रहा हूं, मैं तो पिछले 8-10 साल से। तो जीरो सेविंग वाला बंदा 24 घंटे घर छोड़ देगा तो घर तो मतलब मुसीबत है, महाभारत हो जाएगी। फिर तुम्हारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डलेगा, रोज का 8-10-20 हजार रुपये आएगा, वो कहाँ से आएगा? तो सुशील ने बोला कि मैंने कुछ अपनी कमाई का एक 10% हिस्सा अलग से रखा हुआ है, तो जब तक वो है तब तक उसको लगा लेते हैं, जब वो फूक जाएगा मैं कहा चल कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमारे साथियों के पास में। लगाया। हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? किससे मांगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि यार किससे मांगे? मान लीजिए मैं संजीव भाई से मांग लेता हूं और ये मिले मोदी का आदमी है, तो चार लोगों के पास, 40 लोगों के पास बीच में सभा में बैठ के कह देगा ना कि देवेंद्र को इतने पैसे दिए थे और वो तो ऐसा निकला, क्रेडिबिलिटी खत्म। तो मैंने कहा हमें किसी बड़े लाला के लाखों रुपए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, हमें अपने कार्यकर्ताओं की नेक कमाई में से 10 रुपया चाहिए, 10,000, जितना वो अपना जेब से कितना ही निकाल सकते हैं। तो पहले हम उन लोगों को ढूंढ लेते हैं जिनके दिल में सच्ची आग है। इसलिए 6 महीने केवल घूमे हैं हम, हर जिले में गए, जिस गांव में जिसने बुलाया वहां गए। पता लगा वहां जाने के बाद कि ये बिकाऊ माल था, ये अच्छा आदमी है, ये क्रांतिकारी आदमी है, इसके अंदर आग है, इसके अंदर टैलेंट कंप्यूटर का है, इसके अंदर बोलने का है, ये शिक्षा पे काम करेगा, ये स्वास्थ्य पे करेगा, ये खेती पे करेगा। हमें वो सब लोग मिले जो अलग अलग महकमों पे करने वाले लोग थे, उन तक कोई पहुंचा ही नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूं, हमने जैसे पूछा भाई आप में से देवेंद्र बलारा का परिचय किसको पता है? आपको सबको मालूम है, ठीक है, पता है सबको। अगर आपको पता है और आप इस लड़ाई को सुन रहे हैं तो आप अपने आप में सारे स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमानी आदमी की दिक्कत क्या होती है कि वो किसी का पटका नहीं पहन सकता गले में। वो अपने आप में एक विचार होता है और वो विचार वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, तो वो नहीं आता उठ के आपके पास। एक बार तो कम से कम आपको ही जाना पड़ता है। इसलिए हम गए उनके पास, गांव गांव गए। वो अकेला भी बैठा था तो वहां अकेले से भी मिलने गए कि क्या पता कौन क्रांतिकारी कहां बैठा हो। तो ऐसे आदमी ढूंढना ही सबसे बड़ी महाभारत समझ में आती है हमको। और एक बार हमको मिल गई, वो लोग मिल गए, हमारी महाभारत खत्म। अब हमारे पास लोग हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं गुजरात अकेला आया हूं क्योंकि मुझे ये मालूम है सरकार की कोई औकात नहीं है हमको कुछ करने की। आज यहां आके हमारे साथ सरकार पंगा ले, पूरा हरियाणा बंद हो जाएगा। हमको इतना यकीन है। कितने लोग हैं अपने पास, अब कोई टेंशन नहीं है, इस भरोसे पे चले। तो वो जो ताकत उन लोगों की, ईमानदार लोगों की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों की भीड़ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है एक एक आदमी 100-100 के बराबर है। एक एक आदमी ऐसा है, मतलब जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। और कोई किसी का कार्यकर्ता नहीं है हमारे यहाँ, कोई कल्चर नहीं कार्यकर्ता का। सब बॉस हैं कि तुम्हारे पर्ची बनाएंगे, तुम्हारा अभी हमारा कार्ड बनेगा जब, तो सारे राज्य प्रधान होंगे, प्रदेश प्रधान, जनता सरकार मोर्चा कर लो तुम, सरकार किसको करेगी यार। मेरा कहने का मतलब क्या था कि सबसे पहले हमें उन लोगों की खोज के लिए, चाहे आप ऑनलाइन अभियान चलाइए, चाहे आप मेंबरशिप अभियान चलाइए, चाहे आप उनको यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस बना के ढूंढिए, चाहे आप फेसबुक पे लाइव चल के ढूंढिए या वहां जाकर ढूंढिए, सबसे पहले ढूंढिए कहां कहां आपके दर्द वाले लोग बैठे हुए हैं। ये पहला काम है और इसके लिए निकलना पड़ेगा। हमारी गुंजाइश थी, निकल गए। आप 6 महीने हो गए, सब कुछ मिट्टी में मिला के हमने लोग तैयार कर लिए।
अब जब हमारे लोग आए, फाइनल मीटिंग जब हमारी हुई, जिला की जोनल मीटिंग हुई, तो हमने तो अपने लोगों को बोल दिया था जितने लोग थे कि भाई अब गुंजाइश नहीं है, अब हिम्मत नहीं रही, ना हमारे पास पैसे बचे हैं, ना हमारे पास घर बचा है। मतलब अब घर वाले फ़ोन करते हैं और मैं मीटिंग में बैठा हूँ, फ़ोन बज रहा है, मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ, अगर कर ही नहीं पाता हूँ तो घर भी गया, अपने आप तो गया ही, स्वास्थ्य भी गया। लोगों को कहते हैं आप ऐसे स्वास्थ्य बचा सकते हैं, आपको पानी बैठकर पीना चाहिए। मैं सारा दिन भाषण देता हूँ, खड़ा होकर के पीता रहता हूँ, खड़ा खड़ा पीता रहता हूँ, तो अपना तो गया ना, कि दुनिया को ज्ञान दे रहा है, खुद को नहीं कर सकते ना। दुनिया को कह रहे हैं कि इतने बजे सोना, इतने बजे उठना चाहिए, खुद तो रात को 2-2 बजे तक अगर लोग बैठे रहेंगे पास में तो कैसे सोऊंगा और कैसे उठेंगे। तो कोई बात नहीं, वो हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले खुद को मारकर ही चलना पड़ेगा। ये तो आप सोच ही नहीं सकते, नियमों का पालन करके तो आप समाज के काम नहीं कर सकते, ये तो तय है। तो अपने शरीर के नियमों का कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन एक वक्त आएगा, अगर सारा का सारा बोझ, सारा भार अगर चंद लोगों के ऊपर होगा तो वो थक जाएंगे। ये तजुर्बा मैं अपना बता रहा हूं। तो उस तजुर्बे, उस बोझ को, उस भार को मतलब साथ चल के सहन करने वाले, वहन करने वाले लोगों की एक टीम चाहिए अपने को। तो आप लोगों को यह मानकर चलना पड़ेगा कि आप एक एक आदमी अपने आप में एक संगठन है और आपको अपने साथी ढूंढने पड़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मेरे पास परसों एक कॉल आई, मैं जब आ रहा था परसों से पहले के दिन, मेरे पास, मैं जी फला जगह से बात कर रहा हूं, जी बताइए, मैं आपके 2-3 बार मिला हूं, ठीक है बताइए, जल्दी बात बताइए। बात यह है कि आप सारे लोग मिलकर क्यों नहीं लड़ते हैं। मैंने कहा सारे कौन कौन? बोला ये आप डॉक्टर BRC, नीलेश ओझा, योहान टिंगरा, ये तरुण कोठारी और मतलब जो भी आदमी इसमें लड़ रहे हैं, आप सारे इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़ते हैं। मैंने कहा आपने हमको आपस में लड़ते कब देखा भाई? हाँ तो सारे इकट्ठे ही हैं, बोले आप एक हो जाइए। मैं कहा ठीक है, हो गए। अच्छा फिर क्या करें? हम 7 लोग जाके खड़े हो जाएं? किसके दरवाजे जाएं, बताओ क्या करें? बोला नहीं, इकट्ठे होकर आह्वान कीजिए। हाँ तो ठीक है, आपका क्या नाम है? नाम बताया उसने। आप किसके साथ हो बताना? मैं आप सबके साथ हूं। किसके साथ हो? पहले 7 में से एक का नाम बताओ। बोला मैं तो आप सबके साथ हूं। अरे भाई तुम किसके साथ हो पहले ये बताओ ना। तो मैं देवेंद्र आवाज लगाएगा तुम तब आओगे, या तरुण कोठारी आवाज लगाएगा तब आओगे, या BRC आवाज लगाएगा तब आओ, तुम किसके आवाज लगाने से आओगे? बोला कोई भी लगाए मैं तो आऊंगा। तो तुम तो एक ही हो यार। अगर हम 7 के पास एक एक आदमी होता तो हम 14 होते, पर हम 7 के पास एक ही बंदा है। रोला तो ये है जो देवेंद्र को सुन रहा है, वही कोठारी को सुन रहा है, वही BRC को सुन रहा है। हम कहने को हम 7-8 लोग लड़ने वाले नजर आ रहे हैं तुमको, पर उनके पास आदमी तो वो एक ही है, क्योंकि वो सबको सुन रहा है और वो सबका साथ देने वाला आदमी है। तो फिर तुम किसकी आवाज पर आओगे? तुम्हें लग रहा है भाई हम अलग हैं, हम अलग नहीं है, हम एक ही हैं। जब हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि इकट्ठा होकर लड़ा जाएगा, तो हम लोग अलग कैसे हो सकते हैं यार? राष्ट्रहित में, देश हित में हम अपना कैसे स्वाभिमान, हमारा तो कोई ये भी नहीं है कि कोई अभिमान हो, हमको कोई किसी तरह का कोई घमंड हो। भाई हमें तो कोई नाम भी नहीं पकाना है, तुम ले लो नाम, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे नाम से बुला लो, हम तुम्हारे नाम से आ जाएंगे, कैसे मर्जी आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक सिर हूं, मुझे जहां सिर गिनाने की बात आएगी तो मैं एक ही सिर गिनाऊंगा। मैं आपको कैसे आह्वान कर दूं आओ मेरे लिए सिर कटाओ, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई कुछ मत करो, हम इकट्ठे हो जाएंगे जब हमें पता है। अगर या तो हमें मालूम है कि हमें कब इकट्ठा होना है, मान लो मालूम नहीं है तो पता चल जाएगा। लेकिन आप अपनी टीम तैयार करिए पहले, और जब मैं आपको बुलाऊं तो आप अपने 10 लोगों के साथ आ जाना, तो मैं कुछ बात करूं। मुझे यकीन है, अभी जैसे मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूं। डॉक्टर तरुण कोठारी का मेरे पास कॉल आया जब वो सचिवालय पर जा रहे थे, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो डॉक्टर तरुण कोठारी ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपको आना होगा। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा।
मुझे बताइए मेरा रोल क्या होगा। तो उन्होंने कहा आपको आह्वान करना है लोगों के आने का। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल साफ साफ। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कितने लोग हैं लड़ने वाले, हमें एग्जैक्टली ये आप तंत्र के साथ लड़ने जा रहे हो, केवल एक कॉल दे करके वहां पर जा करके खड़े हो गए। मान लो हमारी जबान से कोई ऐसी बात निकल गई जिसको हम निभा ना पाए वहां खड़े होकर के, क्योंकि पीछे कितने लोग हैं हमारे को सपोर्ट करने वाले, ये जाने बिना कोई भी बड़ी कॉल देना जो है वो गलती है, गलत है। हाँ, आपको सिर गिनाना है, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं लोगों को आह्वान नहीं करूंगा कि आप आइए। हाँ, और तीसरा कारण ये है, मैं चाहता हूं कि ये कॉल मेरी कॉल या मैं कॉल दे के बुलाऊं, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि आप कॉल दीजिए, आप बुलाइए लोगों को। उसका ये फायदा होगा कि समाज में केवल एक देवेंद्र बलारा नहीं रहेगा लड़ने वाला, ये लगेगा कि तरुण भी लड़ रहा है, तो तरुण कोठारी भी पैरेलल में हो रहा है। उससे ही सरकार को ये खतरा होगा, जितने ज्यादा क्रांतिकारी चेहरे होंगे उतना सरकार को नुकसान है, हमको फायदा है। अगर एक ही चेहरा चमकता रहेगा चारों तरफ, मान लो लोग अगर देवेंद्र के नाम से आएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, तो उसमें देवेंद्र का चेहरा बनता रहेगा, जो खतरनाक है आंदोलन के लिए। वो देवेंद्र के लिए तो फ्रूटफुल है, देवेंद्र तो उसको कभी भी बेच देगा उठा के, लेकिन आंदोलन के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए जितने ज्यादा फेसिस तैयार हों उतना बड़ी बात है, उतनी अच्छी बात है। तो आप कॉल दीजिए। हाँ, आप वहां डट गए, आपके साथ कोई जाति हो गई, आपके साथ कुछ गलत कर दिया सरकार ने, तो सरकार की वाट लगाना फिर हमारी जिम्मेदारी, फिर हरियाणा चल पड़ेगा वहां से, फिर टेंशन नहीं लेनी है। आप पंगा ले लो, पीछे से हम खड़े हैं। लेकिन एनर्जी को अब मैं कह दूं यहां गुजरात में खड़े हैं, यहां आ जाओ भाई, ये तो नासमझी वाली बात हो जाएगी ना। मतलब तो एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने लोगों को, ये नहीं करना है कि वो आपके साथ है तो इसका मतलब ये है कि आप उल जुलूल कोई भी कॉल दे के आप उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कराते रहें। तो यहाँ आपको ये चीज़ तैयार करनी है कि आप देखेंगे, अगर मान लीजिए गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ही 2-4 मीटिंग और करेंगे ना, तो इनमें से इतने के लोग फिर मिलेंगे, ये वाले के दूसरी में मिलेंगे, ये वाले तीसरी में, सारे वहीं मिलेंगे चेहरे। तो इसका 4 मीटिंग करने से वो चेहरे अगर वही आ रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि 4 गुना हो गई हमारी ताकत। तो आपका अगला काम होना चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने का, और उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। वो यहाँ के जो लोकल बॉडी है, लोकल लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिल लिए, तो आप बैठ के चिंतन कीजिए कि कौन निकलेगा घर से, किसके पास गुंजाइश है घर से निकलने की। आप में से एक आदमी ऐसा होगा जो घर से नहीं निकल सकता है, लेकिन वो आपको गाड़ी दे सकता है कि भाई गाड़ी मेरी पकड़ो, ड्राइवर पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, इसमें डीजल पेट्रोल का खर्चा अपना, तुम केवल 4 आदमी घर से निकलने वाले आ जाओ, तो हो गया काम अपना। वो शुरुआत करने भर की देर थी कि सारे संसाधन हमको जुटाने पड़ रहे थे, लेकिन अब अपने पास सारे संसाधनों वाले लोग हैं। तो अब जिसके पास जो चीज अवेलेबल है वो उसका इस्तेमाल करे, जिसके पास नहीं है वो ऐसे आदमी को ढूंढे जिसका वो कर सके। जैसे आपके पास संसाधन है लेकिन आप भाषण देना नहीं जानते हैं, तो ढूंढ लीजिए अपने आसपास, कोई ना कोई मिल जाएगा उसको। जब आप पूरी जानकारी दोगे तो एक बच्चा बोलने वाला आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करके ये करना होगा। और तीसरी बात, आपको आंदोलन के लिए अनुकूल जमीन तलाशनी होगी, और अनुकूल जमीन शहर में नहीं मिलेगी। आंदोलन के लिए अनुकूल जमीन मिलेगी उस जगह पर जहां पर लोग संगठित होकर रहते हैं। जितना छोटा संगठन होगा उतना आसान होगा वहां से लड़ना। तो आप बेशक शहर में रहते हैं, कोशिश कीजिए अपने संपर्क निकालने का और आसपास के गांव को मजबूत करने का, क्योंकि ये लड़ाई जीतेगा तो गांव ही जीतेगा। इस लड़ाई को शहर के बल पर नहीं जीता जा सकता। शहर तो आने वाले वक्त में वैसे भी डिजिटल जेल बनने वाले हैं, तो ये जेलों में लोग घरों में, अब दिक्कत क्या है शहर के अंदर, तो दिक्कत क्या है, अब तो खैर गांव में भी बहुत हो गया कि बच्चे अपने घर में मोबाइल पर कैद रहकर खुश हैं। तो शहर का आदमी अपने घर में एसी चलाकर कैद में रहने में खुशी महसूस कर रहा है। अगर उसको एसी का बिल ना देना पड़े, मतलब बिजली का और गाड़ी के पेट्रोल डीजल का, आवागमन का और
इंटरनेट का, इन सब का घर में रहने का, खाना अभी उसके घर पहुंच जाए, वो तो कभी ना निकले घर से बाहर। ऐसी आदत बनाई जा रही है उनकी। तो 2 साल निकला भी नहीं। एग्जाम्पल था आपके सामने, कूल था, मजा में था। वो तो गांव थे जिन्होंने तोड़ा। हमारे वहां डाटा मसूदपुर वाले जो लोग थे, उन्होंने एसपी से पूछा आंख में आंख डाल के, तेरी हिम्मत कैसे होगी गांव के अंदर घुस के मार्च पास्ट करने की? तुमको डराना चाहता है? यहाँ पे गाड़ियां ला करके डराना, पुलिस की फौज ला करके तू डराना चाह रहा है? वो ऐसे खड़ा है, नहीं जी हम तो क्या जी, हम तो आदेश मिला जी, ये जी वो जी। और कह रहे चाहते क्या हो, डिमांड क्या? डिमांड ये, एक भी चालान नहीं कटेगा यहाँ किसी का। ठीक है जी, नहीं कटेगा। यहाँ से चौकी हटाओ, यहाँ से फटाफट ये बैरिकेड हटाओ। ठीक है जी, हटा देंगे। हमारे गांव में कोई दुकान बंद नहीं होगी। ठीक है जी, नहीं होगी। तो कोई हो गया, कोई बीमार हो गया, आप जिम्मेदार हो? हम जिम्मेदार है, टेंशन नहीं, तुम भागो, हमें पता है सब फ्रॉड चल रहा है। ठीक है जी, भागे, खुल गया गांव। कोई एसपी नहीं, कोई डीसी, एसपी डीसी तहसीलदार, एक से एक प्रशासक वहां था, पूरी फौज थी गाड़ियों की। और वो मतलब गांव के लोग जब निकले, कुछ नहीं मिला वहां। और फिर एक एक गांव ने सब खोला, फिर स्कूल भी खोले अपने आप से। डाटा मसूदपुर ने तो सबसे पहले अपने गांव के युवाओं को बोला, तुम पढ़ा सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो, छांटे चलो गांव की चौपाल में। स्कूल बंद कर रखा है सरकार ने, हम अपने चौपाल में पढ़ाएंगे। बच्चों को चौपाल में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हिम्मत बड़ी लोगों की। जैसे डर जो है ना वो कंटेजियस होता है, ऐसे ही हिम्मत भी कंटेजियस होती है। यानी कि आप में से 2 लोग जैसे अब यहां बैठे हैं, मान लो कोई आदमी डराने लग जाए और वो सबसे पहले लाठी जो है वो देवेंद्र को ठोक दे, संजीव भाई को ठोक दे, आपको ठोक दे, तो आपको यह लगेगा यार जब इनको ही ठोक दिया तो हम तो कहां बचेंगे। जब नेता कोई हो गया पॉजिटिव तो हम कहां बचेंगे। जब अमिताभ बच्चन ही पॉजिटिव हो गया, जब वही कह रहा है, तो हम कहां बचेंगे। है, मैंने अभी लिख दिया अपनी पोस्ट पे, एक पेज पे ना, कि कुछ दिन गुजारो गुजरात में, अमिताभ बच्चन के बुलावे पे हम गुजरात आए हैं। तो लोग नीचे लिखने लगे, अच्छा अमिताभ तो इसका, तुम तो उसके बुलावे पे। मैं कहा यार कम से कम बात का मतलब तो समझ लिया कर। कि तुम तो इसका मतलब कंट्रोल्ड पोजीशन हो, अमिताभ बच्चन के साथ मिले हुए। वो मतलब भी नहीं समझते कुछ लोग। मैं कह रहा हूं कि वो इतनी सी देर में बदल जाते हैं। और जैसे अगर वो मुझे मैनेज करते, डरा लेते हैं, और मैं आपको सामने डर की बात करने लग जाऊंगा तो आप भी डर जाएंगे। और मैं आपके सामने अगर वो करूंगा तो मतलब हिम्मत से करूंगा तो आप भी। इसी तरह से आपको जब अपने गांव में जाके जब आप कहेंगे उनको, गांव वालों को, तो उन वहां से हिम्मत सबसे पहले, सबसे ज्यादा आसान है उनको जगाना। छोटा सा सवाल चौथा, कि हम सब लोग अलग अलग गांव में हम सब लोग शहर में रहते हैं, ठीक है? तो शहर में अपना गांव बनाया जा सकता है कि नहीं? अपनी सोसाइटी बनाई जा सकती है कि नहीं? अपना संगठन बनाया जा सकता है नहीं? अगर हो सकता है तो उसमें काम किया जा सकता है या नहीं? इसके बारे में देखिए क्या है, आप गांव का मतलब क्या है? सेल्फ सस्टेन्ड एक सिस्टम। गांव का जो मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं कि एक एरिया में रहने वाले लोग अपने आप से अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम अपना बना ले, यूनाइटेड नेशन वाला नहीं। वो कैसे बनेगा? आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, कोई बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, आपको खाने की ज़रूरत है, अन्न और बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पढ़ाने की ज़रूरत के लिए अगर आपकी इतनी सी संख्या है, काम नहीं चलेगा, आपको ये संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, पहली बात। और गुरुकुल इस मामले में मुझे तो परफेक्ट जगह लग रही है। ऐसी कोई जगह आप लोग तैयार कर सकते हैं तो मतलब मैं तो यहाँ आके बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को तो इस जगह पे। दूसरा, खाने के लिए जहाँ तक मैं कहता हूँ, उसके लिए अगर आपको शहर में ही बनाना है ये सस्टेनेबल प्रोग्राम, तो आप लोग मिलकर एक इतना अच्छा काम कर सकते हो कि जैसे शहर का आदमी फैमिली डॉक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जगह पे फैमिली फार्मर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अपना सकते हैं कि 10 लोग मिले, 20 लोग मिले, मिलके सीधे पहुँचे फार्मर के पास, वहाँ बोला कि तुम अपने इसके अंदर उगाओगे नहीं कोई भी पेस्टिसाइड, वो कहेगा फसल कम होएगी, तो हमारे पास सुनील भाई हैं, गांव के किसानों को बोलो कि तुम अपने किसान इकट्ठे करो, सुनील को यहाँ बुलाओ, वो ऐसी टेक्निक बताएगा
पहली बार में ही पूरी पैदावार बिना किसी खरपतवार, उसके बिना किसी पेस्टिसाइड और केमिकल के। तो खेत में एक सिंगल केमिकल डाले बिना पूरी पैदावार की गारंटी है। तो आपकी पैदावार पूरी हो गई, खाना एकदम शुद्ध हो गया, तो वहां से उठा करके अपने सारे लोगों के लिए अपना राशन वहां से साल भर का ले आओ। साल भर का, महीने भर का 5-5, 10-10 किलो का पैकेट नहीं, जैसे हम लोग गांव में रखते हैं पूरे साल का इकट्ठा करके रख लिया। पूरे साल का राशन चाहिएगा, और ये जरूरत पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। जब ये फूड क्राइसिस लेके आएंगे तो ये आपको पूरे साल का राशन अगर आपके पास हुआ, यू विल बी रिलैक्स्ड। घर में गेहूं पड़ा हुआ है और मतलब टमाटर जैसे अभी हम बना रहे हैं, मसाले पड़े हैं, और टमाटर का एक वो मध्य प्रदेश से हम अपनी टीम को भेजेंगे सीखने के लिए, डिहाइड्रेटेड टमाटर रख लेते हैं, पूरे साल स्टोर हो जाता है वो। मतलब आपको थोड़ा सा डालना है, आपका आ गया पूरा टेस्ट हर चीज़ के अंदर, जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ का। तो ऐसे करके सोल्यूशन निकालना है, बहुत आसान है, इकट्ठे होकर चर्चा करेंगे तो। बट ये सोचेंगे, क्योंकि ये मान के चलिएगा कि सीधी टकराने की अगर बारी नहीं आई फिलहाल सरकार के साथ आपकी, तो आपको अल्टरनेट व्यवस्था की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वैकल्पिक व्यवस्था की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के केस में भी आप अपना एक अल्टरनेट रास्ता तैयार कर सकते हैं कि अपने लोगों को, अगर आपको पता है कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेदा, ये सारे लोग वो जागे हुए हैं कि अपने सेहत को कैसे ठीक रखना है। आप 10 लोगों को, 50 लोगों को इसका मॉडल देने लगोगे, वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक आइडिया दे रहा था कल संजीव भाई को कि क्यों ना ऐसा हो कि ठीक है, लोग इस षड्यंत्र के ऊपर और इस बीमारी के ऊपर और इस टीके के ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं, मान लिया, और इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, तो बच्चे तो सबके खराब हो रहे हैं ना इस टीवी की वजह से और इसकी वजह से। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि गुजरात के अंदर बड़े ऑडिटोरियम के अंदर एक बड़ा 2000-3000 का हम पेरेंटिंग पे कर लेते हैं सेमिनार। उस पेरेंटिंग वाले सेमिनार में स्वास्थ्य के ऊपर भी बात हो जाएगी। एक बार वो लोग हमसे जुड़े, फिर तो दूसरे मुद्दों पे भी बात करने लग जाएंगे। तो आप में से जिसके पास भी जो स्किल है, उस स्किल लेकर के आप लोगों के बीच जाइए, लोग जुड़ जाएं तो आप इस मुद्दे पे बात करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही कारवां बनेगा और कोई रास्ता इसका नजर नहीं आता है। दूसरी बात, अगली बात वेजिटेबल्स के ऊपर है। जैसे सब्जियां, अगर आप उधर रूफ टॉप पे अगर आपके पास ऑप्शन बचता है, घर के अंदर जैसे ऑप्शन बचता है, किचन गार्डनिंग का आपके पास ऑप्शन बचता है, सेल्फ सस्टेनेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा सिस्टम, कि आपको बाहर बाजार के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि बाजार आपको केवल एक चीज दे रहा है, कॉटन सीड ऑयल, और कॉटन आज के टाइम पे सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्या है और उसके क्या असर हैं, कुछ मत करिए। 2018 की ब्राजील में जीएमओ के ऊपर आई रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगली औलाद हमारी कैसे नपुंसक होने वाली है और क्या खेल होने वाला है। मतलब एक एक चीज़ के अंदर, चाहे दवाई हो, चाहे तेल हो, चाहे पैकेट्स हो, चाहे नमकीन हो, सब के पीछे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ कॉटन सीड ऑयल पक्का मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप जैसे जैसे इसके ऊपर मंथन करेंगे, मीटिंग्स बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो आपको काम के योद्धा मिलते जाएंगे। और बिना ये सोचे कि आपका पद खराब हो जाए, आपका कद छोटा हो जाए, आपका संगठन छोटा हो जाए, ये सब छोड़ करके अगर लड़ाई लड़ सकते हैं, मतलब अपने अस्तित्व की लड़ाई अगर आपकी है, मानव जाति के अस्तित्व की लड़ाई है, हम पक्का जीतेंगे। अगर आपके अस्तित्व की लड़ाई है, फिर हम जीतेंगे नहीं, फिर पक्का हारेंगे। मतलब ये आपके संगठनों की और आपके अस्तित्व की और आपकी मतलब चौधर की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इन सबको भूल करके, सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ के इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। अगर इस दिशा में तो हमने कुछ कर लिया तो यकीनन हम कुछ कर जाएंगे। और स्पीड अगर हमने नहीं बढ़ाई तो नई बात बनेगी। बाकी आपको अगले 2-4 महीने में कुछ बड़े क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप लोगों से अपेक्षा ये रहेगी कि गुजरात के जितने साथी हैं, कम से कम अगर आप अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी से नहीं शेयर कर सकते हैं तो एक आईडी जो है वो अपनी वैसी बना लीजिए, कोई नाम बदल के, पड़ोसी का नाम रख के, फ़ोटो किसी हीरो हीरोइन का लगा के। उससे ये करिए कि आप हमारे साथ कनेक्ट होकर के जो उधर हरियाणा में चल रहा है उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ अपनी आईडी से शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे,
है ना। कई लोगों को ये लगता है कि यार सरकार की नज़रों में आ जाएंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी आईडी तो नहीं आएगी ना, उससे कर लीजिए, आईडी बना के उसमें 5-5 हज़ार लोग जोड़ के। उनको तो पता रहता है, सरकार को थोड़ी पता होता है, पड़ोस के इंस्पेक्टर को थोड़ी पता होता है। अब मार्क जुकरबर्ग को ही पता है ना खाली। सरकारों को पता नहीं। सरकारों को नहीं पता होता इसका पता केवल उनको पता है जो मोबाइल कंपनियां बस खाली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सरकार की नजर में आए तो वो खत्म ही कर देगा। ना 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 ना, सरकार की नजर में आया अगर आप डर के बैठ गए तो खत्म कर देगा। सरकार की नजर में आने के बाद तो खुल के दहाड़ना पड़ता है। जैसे हम आ गए, अब एक रास्ता था कि हम अंदर बैठ गए, अब हमने प्लान किया कि यार बचें कैसे इससे, तो हमें पता था, उन्होंने कहा कि अब शांत हो जाओ, मुझे कुछ दोस्तों ने सलाह दी। मैं कहा पागल है क्या, शांत होते ही रगड़ेंगे। अगर मैं गिरफ्तारी के बाद घर में बैठ जाता तो किसी ना किसी षड्यंत्र में पक्का फंसता मैं। 5 दिन के बाद मेरे घर में पुलिस घुसती, मेरे घर में से या तो अफीम मिलती या गांजा मिलता या कोई और, मतलब इतने कागज मिले ऐसा करके टेलीविजन में आ रहा होता। अभी भी मेरे खिलाफ क्या पता कौन से कागज तैयार हो रहे हों, और किसी दिन मेरे घर में घुसे और ये कागज मिले इसके पास। मैंने कोई कागज कहीं दिया नहीं है, वो कागज मिलेगा लेकिन मेरे पास वो अफीम मिलेगी मेरी गाड़ी की डिग्गी में, तो फिर क्या करोगे आप? तो ये तो लड़ना ही पड़ेगा ना, और क्या ऑप्शन है? ये सोच करके चुपचाप घर में थोड़ी ना बैठ सकते हैं कि सरकार आपको रगड़ देगी, पकड़ लेगी या कुछ और कर देगी। कोई और आपका सवाल है तो आप स्वागत है उसके लिए। होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी ये मान के चलिए आप। हरियाणा में हम कोई बड़ा ऐलान करेंगे इस साल के अंत से पहले, मतलब पब्लिक हेल्थ बिल आ गया, उस दिन भी शुरुआत है क्रांति की हरियाणा से। आप लोग तब तक समर्थन जुटाइए, इधर चालू कर देना, या जिससे पहुंचा जाए पहुंच जाना, या कोई हम में से किसी को छेड़ देगी सरकार तो भी चालू हो जाएगा, या डिजिटल करेंसी लाने का प्लान करेगी तो भी चालू हो जाएगा, और नहीं भी चालू होगा दिसंबर में हम वैसे ही करने वाले हैं चालू। हो गई है लेकिन आपको जबरदस्ती नहीं है ना फिलहाल। अभी फिजिकल करेंसी डिमोलिश करके, एटीएम से पैसा गायब करके, बैंकों से पैसा खत्म करके अभी वो खेल चलेगा। उससे पहले हम लोग दिसंबर तक, मतलब ये समझिए कि 2023 की बिगिनिंग में हम लोग सीधा ऐलान कर देंगे। बार्टर सिस्टम शुरू कर दे दो, बार्टर सिस्टम शुरू कर दे दो। बार्टर सिस्टम अगर आप अपने विवेक से चालू कर सकते हैं तो आपको अपना समाज भी तो समझाना पड़ेगा ना भैया। बार्टर सिस्टम के लिए 36 बरादरी का साथ में होना जरूरी होता है। 4 लोगों के बीच में बार्टर सिस्टम नहीं होता। समाज को समझाना पड़ता है कि आप अगर किसी से अपने जरूरत के सामान जो लेकर आओगे वो किस हिसाब से एक दूसरे को दोगे। मतलब फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मिट्टी के घड़े बनाने वाले आदमी की मेहनत को आप गेहूं उगाने वाली से कम आंक रहे हो, कहीं आप कपड़ा बनाने वाले से कम आंक रहे हो, या फिर जूते बनाने वाले से कम आंक रहे हो। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी बैठ करके। तब जो किसान था और डॉक्टर था और बढ़ई था और मोची था, सब वो बराबर थे। अब बराबर नहीं है, इसलिए वाटर सिस्टम जब आते आते आएगा, परंतु वो तभी आ सकता है जब 36 बरादरी साथ में हो, उससे कम में नहीं आएगा। इससे बच सकता है किससे? ये डिजिटल वाले चक्कर से बचने का आप ही बात। है। हाँ, डिजिटल वाले से बचना बहुत आसान है, लेकिन उसके बचने के लिए उस आसान पद्धति पे, आसान विधि पे जाने से पहले आपको थोड़ा मुश्किल काम करना पड़ेगा। वो समाज में उतर के अपने लिए विश्वसनीयता लानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया ना कि आप 3 से 5% लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉक्टर सवाल एक है, हाँ, ये कितना बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, तो ऐसा लगता था कि राकेश टिकैत कोई भी आंदोलन कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसको ना बोलिए, आएगा उसमें बोलेगा, पकड़ के रखिए। पकड़ के रखो बस। हाँ बोलिए। तो उसमें ऐसा महसूस हो रहा था पब्लिक को, मोस्टली अपने सारे देश में, कि ये आंदोलन बहुत समग्र रूप में फैलने वाला है और सरकार इसको काबू में नहीं कर सकती। लेकिन 2-4 महीने पहले वहाँ पे उनमें फूटन डाल के और राकेश टिकैत को भी कर्नाटका में मुँह काला करवा दिया। इस तरह का मतलब कारनामा हुआ तो उनकी शक्ति को भी कम कर दिया। अब अपना जो चर्चा चल रही है, इसके बारे में इतने लोगों को जोड़ना कि लोग सड़कों पे आ सकें, ये कुछ
ऐसा मतलब सवाल है, असंभव लगता है। असंभव लगता है लोगों को जोड़ना, क्योंकि वहाँ पे कितना खर्चा कहाँ से आ रहा था किसान आंदोलन में। लोग वहीं पे बैठे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, उनके घर भी चल रहे थे, वहाँ भी उनका काम चल रहा था, जीवन यापन हो रहा था, बरोबर। तो ये इस समस्या का सबसे बड़ा कोई समाधान हो तो। देखिए, आपके दोनों सवालों को मैं लेता हूँ। किसान आंदोलन में 1 पैसे का अनाज उनको अपने घर से कहीं से लाना खरीदना नहीं था, 1 पैसा दूध पे खर्च करना नहीं था, भिंडी पे खर्च करना नहीं था, टमाटर पे करना नहीं था, यानी कि घर चलाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। कारण क्या था? सुबह 4 बजे पहली ट्रॉली आई, गैस 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 गैस, जिसने सिलेंडर खत्म हो रखा है खाली दे दो, भरा ले लो। अगले टमाटर की आई, अगली गोभी की आई, अगली मूली की, जिसने जो सब्जी बनानी है बनाओ। सब किसान खेत से डायरेक्ट आंदोलन में ला रहे थे। मंडी जो है वो सब भाड़ में जाए, हम यहाँ किसान भाइयों को देंगे। और किसी को जरूरत, गांव में सुबह 4 बजे उठ के ट्रैक्टर लेके घर घर जा करके, पीछे ड्राम रखा है, उसमें जिसके घर जितना दूध एक्स्ट्रा है या अपने दूध में से हिस्सा दे रखा है, ड्राम के ड्राम, मतलब बड़े कैंटर्स की तरह ड्राम, मतलब दूध की नदियां बह रही हैं, लस्सी की, दूध की, खाने पीने की कोई कमी किसी ने नहीं दी थी। और चीज़ों की जरूरत आदमी पूरी कर ही लेता है, नॉट अ बिग डील। तो आसपास के लोगों का समर्थन बहुत जबरदस्त था। लेकिन क्या आपका समर्थन था? अगर था तो घर में बैठे था, आपने बोले क्यों नहीं बोले? आप लोगों को लगा कि ये केवल किसान की लड़ाई है और इसको केवल किसान की लड़ाई बनाकर रखना का षड्यंत्र सरकार ने पहले दिन चलाया। कैसे? जब हम गए, शुरुआत में किसान आंदोलन शुरू हुआ, हम पहले महीने में ही हम लोग चले गए थे, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत हरियाणा में तो 10 सितंबर 2020 में हो चुकी थी, जब पिपली में लाठी चार्ज हुआ। उससे पहले जुलाई अगस्त से, उससे महीने में ही जो है वो पंजाब के अंदर किसान बैठे हुए थे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। तो आंदोलन तो चल रहे थे। फिर जब नवंबर में जब दिल्ली के अंदर आकर बैठ गए, उसके बाद वहां क्या हुआ कि जब हमने वहां के किसान नेताओं को समझाना शुरू किया कि तुम अगर ये सिर्फ 3 कानून मांगते रहे तो तुम फेल हो जाओगे, तो समाज के बाकी तबकों की डिमांड कब उठाओगे? तो बाकी तबकों की तो मांग उठानी पड़ेगी ना। तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने बाकी तबकों की मांग उठाना शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और उन मतलब मजदूरों के खिलाफ और उनके ऊपर। तो फटाक से सरकार के सारे मंत्रियों के और टीवी चैनलों के बयान आने लगे, ये तो दूसरे आंदोलनों में कूद गए, ये तो अपना ध्येय भूल गए, कह रहे थे हम 3 कानून के लिए था। फिर 3 कानून अगली मीटिंग के अंदर फिर सिर्फ 3 कानून और एमएसपी पर टिक गए, बाकी की मांगे बंद कर दी। तो जब किसी की लड़ाई किसान लड़ ही नहीं रहा था तो कोई और तबका क्यों आए? जब किसी और तबके को यह लग ही नहीं रहा था कि किसान मेरी लड़ाई लड़ेगा, तो फिर, और किसान को भी नहीं भरोसा था कि और तबका मेरे साथ आएगा। आपने भरोसा दिया होता आपकी लड़ाई लड़ता। अब हम लड़ेंगे जनता सरकार मोर्चा के अंडर में लड़ाई, मोची की भी लड़ेंगे कि उसको कैसे बर्बाद किया बड़ी कंपनी ने, ट्रक ड्राइवर की भी लड़ेंगे कि तुम पे भारी भारी चालान ठोके 20-20 हजार 50-50 हजार 1-1 लाख के, टैक्सी ड्राइवर की भी लड़ाई लड़ेंगे हम, प्राइवेट स्कूल मास्टर की भी लड़ेंगे, सरकारी स्कूल मास्टर की भी लड़ेंगे, जिसको साइड इफेक्ट हुए हैं इनके इस इंजेक्शन से उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे हम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जिसकी दुकान बंद करके उसको बर्बाद किया उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे हम सबसे मुआवजा मांगेंगे, हर आदमी का मुआवजा मांगेंगे, जिसकी नौकरी गई उसका मुआवजा मांगेंगे, जिसका बच्चा मरा उसका मुआवजा मांगेंगे, सड़क पे चलने वाला, घर में रहने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, नौकरी करने वाला, जिस आदमी को जो नुकसान हुआ पिछले 2 साल में, सबका हिसाब मांगेंगे हम। उसको मांगने के लिए हमारे पास आदमी तैयार हो, बोलते हैं हम, तो हम कर रहे हैं। तो गांव-गांव जाके लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी मांग भी उठा रहे हैं, तुम्हारी भी उठा रहे हैं, तुम्हारी भी उठा रहे हैं, तो तुम आओ हमारे साथ में। कैसे नहीं आएगा? लोग आएगा ना, सबको जोड़ने का जरूरी है। तो वो जो ये असंभव आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप निकले नहीं हैं, हमें असंभव इसलिए लगता है कि हम निकले हैं और लोग पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और कोई बोले और कोई खड़ा हो। आप लोगों को भी ये, जब आप निकलोगे ना तो आपको महसूस होगा कि एक बार बोले तो सही कोई, पीछे लगने के लिए लोग बहुत बहुत दुखी हैं। लोग, एक तबका नहीं है जो सुखी होगा। क्यों मैं रेलवे की आवाज ना उठाऊं, क्यों मैं पोस्ट ऑफिस की ना उठाऊं, क्यों मैं LIC की ना उठाऊं, क्यों मैं टीचर्स जो बर्बाद हो रहे हैं उसकी ना उठाऊं। बच्चों को टैब बांट दिए गए हैं, स्कूलों में बड़े बड़े LED बोर्ड लगा दिए गए हैं। आप अध्यापन का, शिक्षण का और मतलब शिक्षक का और विद्यार्थी का सबका करियर बर्बाद करने पे तुले हैं। तो हम एक एक करके सिलसिलेवार सर सबकी आवाज उठाएंगे ना।
हम रोडवेज की भी उठाएंगे, रेलवे की भी उठाएंगे, एयर इंडिया की भी उठाएंगे, प्राइवेटेशन की भी उठाएंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की भी उठाएंगे, अग्निपथ की भी उठाएंगे, हम एक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कौन सा तबका है जिससे हम प्रभावित नहीं होते हैं भाई? अगर सिस्टम खराब हो रहा है तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो वो तो दिक्कत हमारी सबसे बड़ी यही हुई। 8 साल इन्होंने चेक किया है बकायदा कि जिस टाइम पे LIC वालों पे जूते पड़ रहे हो उस टाइम पे गांव का ये जो दुकानदार है वो बोल रहा है कि चुप है। दुकानदार देखा चुप बैठा अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, और जब इलेक्शन आता है तो डोनेशन इस पार्टी को भी दे रहा है और इस पार्टी को भी दे रहा है। तो इसलिए जो है उनको पता लग गया कि ये सब माल ऐसा ही है, डरपोक माल है, इनको कोई चक्कर नहीं, पेलो एक एक को। और फिर लॉकडाउन में एक एक को पेला, फिर सबको रगड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा। तो फिर ये व्यवस्था चल रही है अभी, हाँ जो मत की भीख मांगते हैं, भेद डालते हैं हाँ, दोनों पार्टियां, ये अंग्रेजों के एजेंट है। दोबारा से बोलिए स्टार्टिंग से। पानी बोतल ये मत की भीख मांगते हैं, फिर भेद डालते हैं। दोनों पार्टियां अंग्रेजों के चेले हैं, सबको लड़ा के सबके धंधे चौपट कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। यानी मांगने वाले, तोड़ने वाले, लड़ाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं। तो हम समाज को देने वाले और जोड़ने वाले जो लोग हैं उनको बढ़ावा देंगे, हाँ हाँ, तो क्या इसमें परिणाम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? देखिए, फर्क सिर्फ इतना है, रख दीजिए आप इसको। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ इतना समझना होगा कि ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, ये जो वो भेद डालने वाले लोग हैं, वही काम कर रही है जो अंग्रेज वही काम कर रही हैं। आप केवल ये देखिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो लोग कब से कर रहे हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं, 75 से, जब से 47 से आ गया है ना? 47 से तो आप कह रहे हो, और मैं सीधा सीधा अगर GMOs को, हाइब्रिड बीज को लाने का खेल तो 1970 के बाद शुरू हुआ है। ये टीवी आने का खेल तो उस 80 के बाद, दशक के बाद शुरू हुआ है। मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ, फास्ट जो इन्होंने स्पीड बढ़ाई है, में चल रहा है उनका। वो शुरुआत में जो साधन थे, अभी तो वो विजिबल है ना। अभी तो जो आपका एक कहीं पर आपके उदयपुर में एक पार्टी का ही आदमी, भाजपा का ही आदमी आकर के और वो किसी धर्म के नाम पे दंगा फैलाने के लिए किसी को मार देता है, तो वहां तो साफ साफ स्पष्ट नजर आ रहा है ना कि ये पार्टी का आदमी करवा रहा है। अब उसको क्या होता है, अगर वो आज से 50 साल 20 साल पहले हो रहा होता तो उसकी खबर गांव तक पहुंचने में टाइम लगता और बात डिल्यूट हो जाती और उसका असर खत्म हो जाता। आज तो ये कि ऑन द स्पॉट होता है और ऑन द स्पॉट पूरे देश में दंगे के लिए जमीन तैयार पहले से कर रहे हैं। तो अगर उनके तोड़ने के प्रयास पिछले 50 साल के बाद 50 साल की मेहनत से सफल होने लगे हैं, तो हमारे जोड़ने के प्रयास भी सफल होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, उनकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कितने दिलो जान से, कितना लगातार, कितना एफर्ट लगा के, किस किस आदमी को मैनेज नहीं करते वो इस सब के में। आप कितना करते हैं, हम कितना करते हैं? हम तो 4 दिन मेहनत करके ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि जनता करेगी सब कुछ और हमें कुछ नहीं करना है। हम कितने साल पहले से लेकिन इसमें ऐसा है, ये बात सबके सामने रख दी जाए कि ये भेद वाले हैं, साम दाम दंड भेद। भेद अभी राजनीति भेद की है, ये भेद पक्ष पार्टियां हैं दोनों। सबके सामने कैसे रखोगे? समाज के सामने तो सबके सामने अगर आपकी बात सब सुनने लग गए फिर तो इनका चक्कर ही खत्म हो जाएगा ना। तो करना तो है। तो वही तो करने के लिए बैठे हैं, हाँ, वही तो करना है। वही तो करना है ना। जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो समाज के सामने जब ये बात रखेंगे तो ऑब्वियसली टूटेंगे ही टूटेंगे। बस बस बस। व्हाट्सएप में मैसेज बोलने वाला, किताब में आर्टिकल लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। अब उसके ऊपर किसी का कोई विश्वास होता नहीं है। अब आदमी से बात करने के लिए आदमी चाहिए, मीडिया नहीं चाहिए। विश्वास करना चाहिए, तब बात होगी, तब विश्वास होगा, तब पहचान होगी। अब किसी की कोई पहचान नहीं है। लेकिन विचार में यदि सत्यता है तो विचार तो मान लो ये सब कि भी ये भेद वाले है, नहीं, सबको लड़वाते हैं, विचार दोनों पक्ष की पार्टी कोई वाले, ताकत नहीं है, आदमी जितनी की ताकत पार्टियां होती है। हैं वो सब भेद के विचार एजेंट हैं। बिल्कुल मानेंगे, आपकी बात सत्य है, सत्य है, 100% सत्य है। किसी प्रकार से मानेगा। जो सत्य है वो हर हाल में सत्य होता है। आप जब सड़क पे उतरेंगे, जब आप लोगों के बीच जाएंगे, और मैंने ये महसूस किया है अपने पिछले 18 साल के सामाजिक जीवन में। मैं पहली बार जिला प्रधान 2004 में बना था अपने टीचर यूनियन का।
टीचर यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। यानी चुनाव से या चुनाव से भेद में जाकर, हैं, भेद में जाकर भेद में जाकर, ये भी टीचर नहीं टीचर यूनियन का। टीचर यूनियन के यानी बिना कंपटीशन से आ गए थे या कुछ अपने सामने? नहीं, जो भी उनका मत प्रक्रिया है उसमें हमें कैंडिडेट बनाया, एक कैंडिडेट बना जिसको वोटिंग ज्यादा मिली कि हाँ ये बढ़िया बोलता है, वो करता। अंग्रेज वाली भेद की राजनीति आ गई। इसमें आप भेद नहीं, आप भी तो किसी ना किसी को छांटोगे ना। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि आप भाषण मैं दूंगा, आप कहते हो मैं दूंगा, दोनों कहने खड़े हो गए कि हम देंगे, अच्छा काम करेंगे वो आएंगे। तो वही है, वो तो और यही काम है ना तो क्या हमें भेद में जा रहे हैं? यार। तो हम समर्थन हम भी करेंगे। अभी 4 आदमी है ना, अभी मान लो 100 लोग बैठे हुए हैं, अब आपने भी भाषण दिया, मैंने भी भाषण दिया, अब आप एक पद पर बिठाना है कि अब हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव रखना है, तो आप कहते हैं कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, मैं कहता हूं मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, जो अच्छा है वो बोलेंगे। हाँ, तो वो पब्लिक बताएगी ना फिर, जिन्होंने सुनना है वो तो वही चुनेंगे। एक मिनट में बात लेकिन वो सिस्टम तो वही आ गई ना, भेद वाली। सीताराम जी ना 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 एक मिनट भेद, डिवाइड एंड रूल एब्सेंस में होता है या आमने सामने होता है? एब्सेंस में भी होता है, आमने सामने भी आमने सामने कभी भी खुल जाता है, पीछे वाला कभी खुलता नहीं है। इसलिए इस समय का सबसे बड़ा क्राइसिस है कि सारी की सारी क्रांतियां लोग फेसबुक से चल रही हैं। फेसबुक से लोगों को बरगलाया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, हिम्मत नहीं दी जा सकती। हाँ, हिम्मत आपको लड़ाने के लिए आपको खुद आके खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए आपके सिद्धांत जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अकेले सिद्धांत नहीं चलेगा, आदमी चाहिए। इसीलिए अपने को जो सबसे पहला है कि उन लोगों तक उस विचार को लेके जाने के लिए पहले सड़क पे उतरने वाले लोग ही चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। आप वही संजीव भाई ने बोला, आइए अशोक भाई। अभी 24 तारीख का जो बात चल रहा है वो क्या है? सब पूरे देश में मैसेज है क्या? ऐसा कोई मैसेज आ रहा है? जो संयुक्त किसान मोर्चा का, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 24 तारीख का जो अग्निपथ के विरोध में, नहीं जनरल ऐसा ये भारत बंद का है, नहीं बनता नहीं। 2 अक्टूबर को भी है, 24 को वो बता देंगे वो तो इसके बाद में। देवेंद्र जी, हाँ जी मेरा एक सवाल है कि बोलिए। किसान आंदोलन में जो 3 बिल थे उसमें वहाँ पर एक क्लोज था ई ट्रेडिंग और दूसरा था स्टोरेज कैपेसिटी वो रिमूव करना। तो कहीं पे भी ये दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं। अगर किसान, हम ऐसा मानते हैं कि किसान लोगों को इंग्लिश नहीं आती है या फिर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो इजी क्लोज था कि आप ई ट्रेडिंग पर ई ट्रेडिंग का क्लोज लाया ही क्यों? अगर सरकार ये कह रही है कि किसी को इतना नॉलेज नहीं होता है तो वो ई ट्रेडिंग क्लोज लाया ही क्यों? क्योंकि ई ट्रेडिंग क्लोज था वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कि जो इजीली एमसीएक्स पर ट्रेड कर सके शायद। फिर दूसरी बात ये थी कि राकेश टिकैत के लिए अभी ऐसा बोला जा रहा है कि उसने खुद ऐसा कबूल किया है कि वो अखिलेश यादव को जिताने के लिए उसने ये सब किया है। तो ये अगर जो लीडर है, जो हमने गुजरात में भी देखा, हार्दिक पटेल आया था, सबको ऐसा लगा था कि कुछ तो होगा, लेकिन वो पहले बीजेपी को गाली देता था कि मर जाऊंगा फिर भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उसको राष्ट्रद्रोही साबित भी कर दिया, फिर वो बीजेपी में चला गया। तो मतलब उनका मतलब जो भी उनके मालिक है नरेंद्र मोदी, मैं भी कट्टर बीजेपी था लेकिन अभी नहीं हूँ कोरोना के बाद। तो वो मतलब ऐसा मतलब वो भी अगर समर्थन मिले तो वो लोग आतंकवादी को भी समर्थन ले सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये 2 चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर हम लीडर बनाते हो तो पहले देखना चाहिए कि उनका कोई भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल ना हो। और दूसरी चीज़ कि ये किसान बिल में ये चीज़ क्यों अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टोरेज कैपेसिटी और ई ट्रेडिंग वाला मामला क्यों डिस्कस कभी हुआ ही नहीं। और दूसरी बात ये थी कि अभी जो चल रहा है, जिस हिसाब से सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, तो कोई बड़ा देश है जो करप्ट कर जाएगा यानी, और उसकी ऐसा अभी हुआ भी है। अगर आप जापान की गतिविधियाँ देखें या फिर जर्मनी की, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च 2023 के बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, मतलब कोई बड़ी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाएगी। तो हम और सरकार की अभी रीढ़ की हड्डी हम मतलब हमारा जो है वो सारा कुछ यह है कि मेरी सैलरी आती है बैंक में, जाती भी है बैंक में, घर पे कुछ आता नहीं है। हमें लगता है कि हमारा पैसा बैंक में है लेकिन वो है नहीं। तो हम लोगों को ये मोटिवेट कर सकता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करो वो अब ऑनलाइन ना करके कैश में करें। तो अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन अगर शुरू हो जाएंगे फिर से, तो हम जो 2008 में मंदी आई थी वो हम बच गए, क्योंकि हमारा पैरेलल इकोनॉमी चलती है कैश में।
तो हम अगर वो लोगों को हम समझाएंगे तो वो उससे क्या है कि गवर्नमेंट जो भी चीज़ कर रही है कि कहीं पे भी जीएसटी लगा दिया, कहीं पे भी ये कर दिया, वो कर दिया, तो अगर वो हम कैश में स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रांजेक्शन, तो वो शायद गवर्नमेंट हमें उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी जो अभी कर पा रही है। देखिए, आपने जो बोला है ना, वो उस पे मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर हम किसी को लीडर बनाते हैं और वो लीडर जो है बाद में जा कर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन कर देता है, ये पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि आप लोग उस लीडर को ना मसीहा मान बैठते हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर लेती है जनता। आप वो भूल जाते हैं कि यार वो इंसान है। आप भूल जाते हैं कि उसका मतलब उसका एक जीवन है, व्यक्तिगत भी, पारिवारिक भी और सामाजिक भी। तो वो कितना प्रेशर झेल पाएगा। कल को मेरे बच्चे की जान खतरे में होगी तो मैं आपका आंदोलन नहीं बेच कर जाऊंगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? आपने ली क्या मेरी गारंटी? मेरे घर की गारंटी ली क्या? मेरी सुरक्षा की गारंटी ली क्या? तो मेरे को कोई अगर आके धमकाता है कि तेरी औलाद को उड़ा देंगे, तो मुझसे तो जो मर्जी करवा लो यार। तो ये तो समाज को तय करना पड़ता है ना। ऐसे आदमी जिसको लीडर बनाया उसको संभालो भी, उसको सुरक्षा भी प्रदान करो, उसको बैठ के उसको संभालना उनका काम होता है ना। आप उनको भगवान क्यों मान लेते हैं? आप उनको ये क्यों मान लेते हैं कि ये आदमी बचाएगा? किसने कहा मैं बचाऊंगा तुमको? भगवान ने आके थोड़ी बोला यहाँ आकर कि देवेंद्र बलारा के पीछे लग जाओ और वो तुमको बचाएगा। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि तुम लोग मेरे को लीडर बनाओगे तो मैं एक दिन आके टूटूंगा ही टूटूंगा। कितना वजन सहन कर सकता है यार? रियल बात है, मैं अपनी जिंदगी से महसूस कर सकता हूं। नहीं भाई, बस की बात नहीं। अगर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मान लो मैं कह रहा हूं, मैं निस्वार्थ भाव से मैं लगा हुआ हूं आपके लिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, तो आप मुझे अपने हिसाब से चला भी नहीं सकते ना। सीधी सी बात है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो मेरे से गलती भी होएगी, पक्का गलती होएगी तो मैं रगड़ा भी जाऊंगा, तब समाज साथ में नहीं आएगा। तो फिर क्या दुनिया को क्या मैसेज देंगे हम कि भाई लगा था वो भी समाज की रक्षा करने, देखो कोई नहीं आया साथ में। और अगर कल को मैं कॉम्प्रोमाइज कर गया तो फिर ये कहेंगे कि देखा वो भी बिक गया ना पहले वालों की तरह। तो भाई ये तो बात उस आदमी को जो स्टेक होल्डर है, जिसकी गलती है, वो खड़ा होकर के नहीं आता है ना, वो डिबेट पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? वोट डालने के बाद पूरे 5 साल चुप रहना ही तो बर्बादी का कारण था। नेता बना करके आंख बंद करके उसके पीछे चलना, वही कारण, सेम तो कारण है, वही कारण तो वही कर रहे थे, वही कारण हम क्रांतिकारी करने लग जाएंगे तो हो गया बेड़ा गर्क। ये कारण ही इसलिए बनता है कि कल हमने किसी पे भरोसा किया था, आज उसको खड़ा कर दिया और परसों वो हो गया। उसी को तोड़ने के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम 100 आदमी चाहिए जो देवेंद्र बलारा जैसे बोलने वाले हो या समझने वाले हो और काम करने वाले हो। 100 आदमी कर दिए, कर लो एक आदमी को तुम कमजोर, तोड़ लो तुम एक आदमी को, तुमसे कुछ होएगा ही नहीं, क्रांति ऐसी ही चलती रहेगी। एक आदमी के जाने आने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आदमी के बेस जब भी होगी ना चीजें, किसान आंदोलन में भी आपने दोनों ने नाम टिकैत साहब का लिया। टिकैत साहब का क्यों लिया? क्योंकि टिकैत साहब को बीजेपी ने बनाया हीरो टेलीविजन के ऊपर। वो ना संयुक्त किसान मोर्चा का मेंबर था, ना वो उस 42 लोगों की कमेटी में शामिल था, ना वो आंदोलन शुरू करने वालों में था। वो आंदोलन शुरू होने के 13 दिन बाद आया। वो अपने गन्ने की जो बकाया राशि थी उसका हिसाब मांगने के लिए आया था और किसान आकर के उसके साथ बैठ गए। लेकिन सारे टीवी चैनलों वालों ने उसको बुलाया, सबने चेहरा उसका दिखाया, अटैक भी किया तो पुलिस ने उस पर किया। तो आप जब उसको चेहरा बनाया सरकार ने, तो पब्लिक को यह समझना चाहिए था ना कि इसका चेहरा बनाया जा रहा है। भाई चेहरा नहीं बनना चाहिए कोई भी आदमी। हम भी बच रहे थे बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि देवेंद्र बलारा क्रांतिकारी है? मैं देवेंद्र बलारा चुपचाप जाके, जो पॉलिटिकल इच्छाओं वाले लोग थे ना, जैसे अशोक भाई सफेद कपड़े पहनते तो मुझे ये नजर आते हैं कि कल को ये पक्का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये होता है, ये लीड करते हैं हमको। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं हर उस आदमी के पास गया जो मुझे जैसे ये लड़ने वाले लोग मिले। देखिए, चुनाव लड़ना कोई गलत काम नहीं होता है, से खड़ा होना कोई गलत काम नहीं होता है। आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब है आप अपने ओपिनियन पे बोलिए, हम अपने ओपिनियन पे बोलें, ठीक है। अब एक सामाजिक आदमी है, जब वो समाज की बात करेगा, आखिर में उसे पॉलिटिकल होना ही पड़ता है। जैसे आप कह रहे हो कि आंदोलन किसी ऐसे आदमी के हाथ में ना दें जो पॉलिटिकल ना हो। आप पॉलिटिक्स के से कैसे बचोगे मेरे भाई? 18 साल का होते ही आप वोट डालना शुरू कर देते हो। आपने बोला अभी 2 मिनट पहले कि मैं कट्टर मोदी भक्त था, लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूं बीजेपी, अब मैंने लात मार दिया। आपने बोला ना अभी कि आप पॉलिटिकल थे, तो आप आंदोलन में क्यों बैठे हो? फिर हमारे यहां क्रांतिकारी बन के क्यों बैठे हो आप, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड था आपका तो?
कौन है यहां जिसका नहीं है पॉलिटिकल बैकग्राउंड? हर आदमी किसी ना किसी को सपोर्ट करता रहा है आज से पहले। हाँ तो एक आदमी है, लेकिन ये अकेले क्रांति नहीं कर पाएंगे, इनको फिर लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जिनकी जरूरत पड़ेगी, ये कलम के क्रांतिकारी आप नहीं, आप कलम के क्रांतिकारी बेशक हैं, लेकिन उस पर लड़ने के लिए आपको फिर लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जिन लोगों के सहारे आप लड़ाई लड़ोगे वो पहले से किसी ना किसी के साथ में लगे हुए थे। तो आप किसी ना किसी का साथ देते आ रहे हो। अगर कल को देवेंद्र ये कहता है कि भाई मैं जो है मैं पॉलिटिकल नहीं हूं और मैं पॉलिटिक्स भी नहीं करूंगा और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, और अगर मैं चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दूंगा, यकीन मानिए जिस आदमी को यह नजर आएगा कि देवेंद्र को फॉलो करने वाले लोग इतने हैं और वो इसको यकीन करते हैं उस आदमी के ऊपर, वो आदमी आके मेरे घर बैठ जाएगा। अब मैं किसी को घर से तो भगा नहीं सकता हूं। अब मेरे घर पे बैठ के वो सिर्फ चाय पी के गया है, मेरे से कोई बात नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन पब्लिक ये सोचेगी कि आदमी इस आदमी के साथ था, कि देवेंद्र के घर आया है चाय पीने, तो वो उस पार्टी का सपोर्टर है। बाहर आके वो भी कुछ ना बोले, वो कहेगा मैं देवेंद्र से शिष्टाचार भेंट करने आया था। और आपके जैसा कोई आदमी मेरे को कह दे, या कोई और मेरा विरोधी कोई कह दे मुझे कि ये तो देवेंद्र को तो 20 करोड़ दे गया था सपोर्ट करने के नाम का, तो हो गया काम खत्म ना। असल में क्या था कि पहले हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जिसमें हर जगह चेक्स एंड बैलेंस था। हाँ, चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप एक बंदे समाज का भला करने के लिए लीडर बन के खड़े हुए, तो समाज उसको पैनी निगाह से देखता था कि इसका भाई, इसका समाज का नेता, इसका धर्म का नेता, इसको मीडिया, इसको पुलिस और इसको जज कानून देखता था, और यहाँ से उसकी छन्नी होती थी। और अब मान के चलते थे ये व्यवस्थाएं ईमानदार है, ये ईमानदारी से काम करती हैं, और कहीं ना कहीं वो कर भी रही थी। अब क्या हो गया? सब बिकाऊ हो गई। अब समाज की कोई संस्था बची नहीं है, राइट? तो जब सब कुछ बिकाऊ है तो नेता भी बिकाऊ ही होगा, क्योंकि उसको पता है मैं 4 साल जेल में रहा तो मेरे को कोई निकालने के लिए आया नहीं, तो इसलिए अब मुझे ही सर्वाइव करना है, तो वो जैसा सर्वाइव करेगा वैसा करेगा। मैं किसी का हाँ या ना नहीं कह रहा हूँ। इसलिए क्या होता है कि समाज को अगर सही तरीके से चलाना है तो समाज के चेक्स एंड बैलेंस बने रहने चाहिए, और इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का है वो सारे चेक्स एंड बैलेंस खत्म कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो नोट का हो, चाहे वो कानून का हो, चाहे वो अदालत का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, कोई भी नीति वो बचा रहना चाहते नहीं है। इसलिए पुराने तरीके से जैसे 3 कानून के बिल है, 3 कानून के बिल में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनको लड़ोगे तो ये सारे किसानों को आपस में लड़ा देंगे और हम आपस में लड़ के मरेंगे। तो किसानों ने निर्णय किया कि हम अदालत जाएंगे ही नहीं, बिल डिस्कस करेंगे ही नहीं, हमको ये कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एक बार इसको खत्म करो, फिर टेबल पे आके बैठो कि हमको क्या चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी थी, राइट? और वो स्ट्रैटेजी उनकी बिल्कुल सही थी, और उन्होंने वो तन मन धन से लड़े, 700 लोगों की जान दे के भी लड़े, राइट? ये बात ये था। तो इसलिए क्या होता है, आप पॉलिटिक्स से परहेज मत करो, मेरा ये सुझाव है। सिर्फ जिस आदमी को आप, उस आदमी को देखो कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करता है, या उस आदमी को देखो कि आप कहीं चुप तो नहीं हो गए उसको एक जगह पे लगा के। आप अपनी दुकान पे नौकर एम्प्लॉय करके सैलरी पे रख करके अगर आप भूल जाओगे कि वो क्या कर रहा है दुकान पे, तो आप महीने भर बाद जाओगे तो दुकान बिकी मिलेगी। और यही काम इन नौकरों के साथ हुआ, इन नौकरों को वहां अपॉइंट किया और आप भूल गए, और हमें आज इनको देख लिया इन्होंने कि यार ये वोटर तो इतना बड़ा कमाल का है, एक बार वोट डालने जाता है, उस वोट के दम पे पहले तो 5 साल खुद लड़ता है कि तूने मेरे वाले एमएलए को क्यों नहीं जिताया था, तूने मेरे वाले सरपंच को क्यों हरा दिया था। तो ये तो खुद ही लड़ते हैं, इन तो टेंशन हमारे को क्यों लड़नी है। जब वोटर ही नहीं पूछ रहा है, मालिक ही नहीं पूछ रहा है कि तू मेरे घर को क्यों बेच रहा है, तो ये तो बेच ही रहे हैं, ये तो सब बेच डालेंगे। और बेच रहा है, सामने नजर आ रहा है सब कुछ, पहले उन्होंने बेचा अब ये बेच रहे हैं, तो कोई छोड़ने वाला तो है नहीं है। इसलिए मालिक को सचेत होना पड़ेगा, मालिक को हर रोज बोलना पड़ेगा, मालिक को बोलना सिखाना, यही हमने जनता सरकार मोर्चा का मकसद लिया था कि हम केवल बोलना सिखाएंगे आपको, हम केवल गलतियां बताना सिखाएंगे कि गलतियां कैसे ढूंढनी है, बोलना कैसे है, कौन से प्लेटफॉर्म से उसकी गलतियां निकाल के कहां लड़ना है और कैसे लड़ना है। हम इतना जागरूक कर दो और ये बता दो कि ये बोले बिना तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आप बचा लोगे अपनी अगली पीढ़ी को। और नहीं, हाँ 3% ही चाहिए होते, 3%, वही 3% चाहिए बोलने वाले। और आप अपने समाज में ऐसे लोगों का, अगर मान लो बोलने वाले लोगों की सपोर्ट करना आपने शुरू कर दिया, बोलने वाले लोग थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपने नहीं किया, वो भी बिकाऊ माल बन जाएंगे।
सीधी सी बात है ना। समाज अगर ये सोचे कि वो बोलते तो रहें लेकिन आपको आप सपोर्ट ना करो, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई उनको भावनात्मक रूप से सपोर्ट भी देना होता है। हाँ, ये गलती कभी मत मानो कि बोलने वाला आदमी 24 घंटे या सारी उम्र 365 दिन या अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हारे लिए ऐसे ही बोलेगा। उसका मकसद है कि वो जो बोल रहा है वहां से रेफरेंस पॉइंट लो और अपने आप बोलना सीखो। उसको नहीं बनाना है हीरो, आप अपने हीरो तैयार कीजिए अपने लोकल लेवल पे। एक को बड़ा हीरो नहीं बनाना है, बस ये ध्यान रखना, अदरवाइज उसको रगड़ते ही सब कुछ रगड़ा जाएगा। यही का सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट यही था। उन्होंने एक भी लीडर बनाया नहीं। हाँ, अगर टिकैत बिक गया तो टिकैत बिका, किसान आंदोलन नहीं बिका। अगर उसमें से 10 भी बिके तो 10 बिके, किसान आंदोलन नहीं बिका। और जो आंदोलन था वो किसानों का था, वो किसी लीडर का नहीं था। अब हमें भी यही देखना है, ये समाज का आंदोलन हो, समाज के लोग इसमें खड़े रहे, समाज के ही लोगों का। एक आध को क्या है कि छटनी होती रहेगी, ये गलत था तो जाने। और गलत आदमी जो आता रहेगा हमारे बीच में वो निकलता रहेगा, उसमें क्या है, भागता रहेगा। एक सेटबैक आएगा, एक गया तो सब गया, फिर सब गया। अगर सबके ऊपर निर्भर हो तो कोई जाए कोई आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अपने लोकल लेवल पे अपने लीडर्स तैयार करो, लोकल लेवल पे अपने साथी तैयार करो, लोकल लेवल पे अपनी टीम तैयार करो। और जिस दिन आप इकट्ठे होगे किसी बड़े मंच पर, उस दिन आपको पता लगेगा ओ तेरे की अहमदाबाद में इतने बड़े लोग थे। इंतजार मत करो बस किसी का, आपको खुद से करते रहना है। यही मेरा संदेश भी है, यही मेरी उम्मीद भी है कि हम लोग साथ मिलके मानवता को बचाने की इस लड़ाई को लड़ेंगे और यकीनन हम 100% जीतेंगे। मतलब और कोई हमारे पास जीतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आप सब लोग आए और इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जी सभी को, देवेंद्र जी यहाँ आए क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पे मालवी बहन के थ्रू मैसेज मिला कि अचानक देवेंद्र जी पधार रहे हैं, तो बिल्कुल अनप्लान्ड